मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढेंगे। एक नजर कल वाला रिवाइज कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करा था। ये जो पेजेस दिए थे कल आपको। जी समझ आ गया था कल वाला, क्या डिस्कस हुआ था कल? कितने मेथड्स हैं जॉइंट प्रोडक्ट को एलोकेट करने के? दो ही मेन, उसी में तो डिस्कशन होती रहेगी। एक फिजिकल क्वांटिटी मेथड है और दूसरा फिर बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या है। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट सर ये है कि उसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, और अगर उसकी रिकवरी वैल्यू है तो फिर उसके दो ट्रीटमेंट्स हैं। या उसे क्या बना सकते हैं और या क्या, या अदर इनकम बना सकते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर सेकंड मेथड प्रेफरेबल है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट ऑफ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करो। पढ़े जरा साथ साथ में। एम कंपनी बायस, मिल गया सबको? Xeon for processing. At the end of the processing in department 1, Xeon splits off into products A, B, and C. A is sold at the separator point with no further processing. B and C requires further processing before they can be sold. B is processed in department 2 and C is processed in department 3. Following is a summary of cost and other related data for the year ended 30th June 2015. और फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़ने का। क्या खरीदा जा रहा है, क्या महसूस हो रहा है, जियोन क्या चीज है? फिनिश गुड्स है। जी सर क्या लग रहा है सर? रॉ मटेरियल है जिससे क्या बन रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं? जियोन किस प्रोसेस में इनपुट हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में इन हो रहा है? डिपार्टमेंट 1 में। फिर डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेसिंग के बाद क्या क्या बनता है? ए को कब भेज देते हैं? सेपरेट पॉइंट पे भेज देते हैं जैसे वो अलग होता है। बी को कहाँ फर्दर प्रोसेस करते हैं? डिपार्टमेंट 2 में। और सी को तो ए एज इट इज सेलेबल है और बी और सी को बेचने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। ये अब डाटा देखे नीचे, डिपार्टमेंट 1, 2, 3 का डाटा। डिपार्टमेंट 1 में कॉस्ट ऑफ जियोन, फिर डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी है। तो इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट है तीनों डिपार्टमेंट्स की। इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट होगी सर। डिपार्टमेंट 2 का खर्चा सिर्फ किस लिए हो रहा है और डिपार्टमेंट 3 का। देन इसके बाद फिर प्रोडक्ट्स का डाटा है, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। यूनिट सोल्ड ई में, यूनिट्स ऑन हैंड एट 30 जून 2015। अब 30 जून अगर हमारा एंड है तो यूनिट्स ऑन हैंड एट 30 जून का क्या मतलब होगा?
क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, इस सेल के रुपीज हैं 30,000, 96,000 एंड 141,750। सेल रुपीज कैसे बनते हैं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। क्या ख्याल है? लास्ट में कहता है देयर वर नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड एट 1 जुलाई 2014। ओपनिंग स्टॉक था या नहीं था? एंड देयर वाज नो Xeon ऑन हैंड एट द ईयर एंड 30 जून 2015। जो रॉ मटेरियल है उसका क्लोजिंग भी नहीं है। ऑल यूनिट्स ऑन हैंड एट 30 जून 2015 वर कंप्लीट एज टू प्रोसेसिंग। इस लाइन को अंडरलाइन करें। इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस नहीं है, जितने यूनिट्स इन हैंड है वो सब इन प्रोसेस तो नहीं, वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। एम कंपनी यूजेस द मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट। अब ये मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट सिंपली मींस another value of another name of sale value है। मार्केट वैल्यू मींस सेल वैल्यू। जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? और सर कितने तरीके हैं सर? कौन से सर? तो उसमें से किस मेथड से वर्किंग करवाना चाह रहा है? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ जी रिक्वायरमेंट है। मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोडक्ट इज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर द ईयर। कंसंट्रेशन से प्लीज पढ़ें, इस लाइन की जरा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। इस तरह काइंड ना करें प्लीज, इन्वॉल्व रहें। क्या मांग रहा? प्रोडक्ट ए के यूनिट्स प्रोड्यूस जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मांग रहा है। यूनिट्स प्रोड्यूस की मांग रहा है, यूनिट सोल्ड की मांग रहा है। प्रोड्यूस का मतलब और सोल्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस मींस क्या है? जो बनाए। और सोल्ड मींस क्या? बनाए गए यूनिट्स और से बेचे गए यूनिट्स में डिफरेंस हो सकता है। अगर स्टॉक्स बचे हुए हैं तो हो सकता है बनाए ज्यादा हो और बेचे कम हो, लेकिन अगर स्टॉक ही नहीं बचा तो क्या सारे जितने बनाए होंगे सारे बेच दिए होंगे? रिक्वायरमेंट बी पढ़े। टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 टू बी एलोकेटेड। टोटल जॉइंट कॉस्ट फाइंड आउट करने को कह रहा है जिससे एलोकेट होना है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड पूछ रहा है। कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट ए और लास्ट में कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट सी एंडिंग इन्वेंटरी। चलिए वर्किंग शुरू करें, फिर एक एक करके रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। रजिस्टर खोलो। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ये यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने पे आती है या यूनिट्स को बेचने पे आती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या होगा? यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगे या सेल होंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस नेम एम कंपनी। जी सर, रिक्वायरमेंट ए की हेडिंग बनवाए। क्या चाहते हैं हम रिक्वायरमेंट ए में? मार्केट वैल्यू ऑफ एट सेपरेट ऑफ मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोडक्ट ए। इधर एक्सप्लेन कर रहे थे। मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ए इज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो प्रोडक्ट ए के टोटल यूनिट बने हैं उनकी मार्केट वैल्यू मांग रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए।
प्रोडक्ट इज सेपरेट ऑफ पॉइंट पे भेज देते हैं सर, प्रोडक्ट इज सेपरेट ऑफ पॉइंट पे भेज देते हैं सर। अब जरा इन्फॉर्मेशन देखिए मेरे साथ। प्रोडक्ट ए का जरा डाटा ढूंढे नीचे, जो सेकंड टेबल है प्रोडक्ट्स का जो डाटा, एक 30,000 रुपया दिया हुआ है। सेल्स दी हुई, सेल्स के रुपीज हैं ये यूनिट सोल्ड के सेल रुपीज होंगे, ये यूनिट्स प्रोड्यूस के। 30,000 रुपीज कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये तो यूनिट सोल्ड की सेल प्राइस होगी। क्या ये यूनिट सोल्ड की मार्केट प्राइस है? आप चीजें मार्केट में किस पे बेचते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस। सेल प्राइस, सेल प्राइस मींस मार्केट में जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं। तो ये यूनिट सोल्ड की सेल प्राइस है। अपनी रिक्वायरमेंट जरा देखें, आपने जो हेडिंग लिखी, हमने क्या निकालना है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की मार्केट वैल्यू चाह रहा हमसे। तो दोबारा जरा इंफॉर्मेशन देखें। 20,000 देखें, 20,000 क्या था? यूनिट सोल्ड है ये। 10,000 क्या था? क्लोजिंग स्टॉक है ये। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखें, ओपनिंग स्टॉक्स नहीं थे। तो अगर 20,000 यूनिट सेल हुए हैं और 10,000 यूनिट्स इन हैंड बच गए हैं और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो फिर हमने इस साल बनाए कितने होंगे? प्लीज कितने बनाए होंगे सर? 30,000 बनाए होंगे, तभी 20,000 बेच के 10,000 इन हैंड हमारे पास है। तो हमने 20,000 यूनिट्स की मार्केट वैल्यू बतानी है या 30,000? बात मेरी समझ आ रही है प्लीज? एक मिनट कैलकुलेटर पर ये 30,000 रुपया लिखे जरा। अगर हम इस 30,000 रुपीज को बोर्ड पे जरा देखें, 20,000 यूनिट से डिवाइड कर दें। करने से पहले बताएं क्या कर रहे हैं हम? सेल रुपीज को अगर यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? पर यूनिट सेल प्राइस आ जाए। और अगर पर यूनिट सेल प्राइस आ जाए तो हम फिर 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बात मेरी समझ आई प्लीज? सेल रुपीज कैसे बनते हैं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो अगर सेल रुपीज को आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट सेल प्राइस आ जाएगी, और देन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अगर करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है प्लीज? तो जरा थोड़ा सा अब लिख के करें जहाँ पहुंचे थे हम। सबसे पहले लिख लें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स बनाए होंगे? 30 कैसे? 20,000 जमा 10,000। प्लीज जमा करना समझ आ रहा है प्लीज? जी इज इक्वल टू 30,000 यूनिट्स। 20,000 बेचे हैं, 10,000 पड़े हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इसका मतलब कितने बनाए होंगे? देन नेक्स्ट में लिख लें सेल प्राइस पर यूनिट। जी ऑल स्टूडेंट्स क्लियर प्लीज सर? चल रहे साहब जी। सेल प्राइस पर यूनिट कैसे निकालूं? फिगर्स के नाम बोलें, 30,000 का नाम बोलें। सेल रुपीज डिवाइडेड बाय क्या करूं? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सोल्ड इज इक्वल टू 1.5। अब हेडिंग देखें क्या है। लास्ट स्टेप क्या करें? मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकालें? मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैसे निकालें?
नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, ऑब्वियसली 1.5 पहले लिखना है और 30,000 से मल्टीप्लाई करना। ये क्या आंसर है? पूरा बताएं। 45,000 का मतलब जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। क्लियर हो गया प्लीज? तो रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना इशू होता है, तो कोशिश करें साथ साथ मेरे कुछ चीजें समझने की। एनी कंफ्यूजन? बी रिक्वायरमेंट बताएं क्या है। देखिए हेडिंग टोटल जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। ये वाली रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल है कि आपको खुद इंडिविजुअली जरा सोचना चाहिए, जरा देखें डाटा। आप बताएंगे क्या करूँ मैं? टोटल जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। अच्छा, ये एलोकेशन इस वक्त मांग रहा है या सिर्फ जॉइंट कॉस्ट मांग रहा है? एलोकेशन करनी है इस रिक्वायरमेंट में या सिंपली जॉइंट कॉस्ट का टोटल फाइंड आउट करना है? तो अभी एलोकेशन की शायद बहस नहीं, जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। जरा ढूंढे आपका क्या ज़हन कहता है, कहाँ है जॉइंट कॉस्ट? फर्स्ट पैराग्राफ तरफ पढ़े। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? डिपार्टमेंट 1 में क्या हो रहा है? क्या चीज स्प्लिट ऑफ हो रही है? जियोन। किन प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है? तो जॉइंट डिपार्टमेंट 1 का खर्चा ए का है, बी का है, सी का है? डिपार्टमेंट 1 में खर्चा ए को बनाने में हो रहा है, बी को या सी को? डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी किस लिए? प्रोडक्ट बी की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो डिपार्टमेंट बी का खर्चा ए बी सी तीनों का, वो सिर्फ किसका है? बी का फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा है। और सिमिलरली सी डिपार्ट 3 डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट नंबर 3 में प्रोडक्ट सी की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर हम किस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस इकट्ठे कर लें तो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट का टोटल आ सकता है डिपार्टमेंट 1। सही है? तो करें बच्चों, एक छोटा सेंटेंस भी लिखना। द कॉस्ट इंकर्ड है डिपार्टमेंट 1 is joint cost of reducing A, B and C ये बताएं जी, डिपार्टमेंट 1 में कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ जियोन है। कितनी? 96,000। अब जियोन यहाँ सबको पता रॉ मटेरियल है। प्लस इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट लेबर 14,000। और क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स बताएंगे जरा। हाँ जी, ये चीजें भूलनी नहीं है, ध्यान में रख के आगे चलें। रेंट डेप्रिसिएशन एक दो और, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल करें तो व्हाट इज 120,000 जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड? डन है सर?
एनी कंफ्यूजन? चले आगे, कौन सी रिक्वायरमेंट आगे? रिक्वायरमेंट सी। अब रिक्वायरमेंट सी पढ़ के जरा ट्रांसलेट करें, हिम्मत करें जरा, जो ट्रांसलेशन बनती है जरा बताएं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015, क्या निकालना चाहते हैं? जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट मांग रहा है या यूनिट्स बनाए? कहीं ढूंढेंगे प्रोडक्ट बी के यूनिट्स सोल्ड कितने? 30,000 क्या है? तो इन 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट मांग रहा है, ऐसे ही। तो मेरा तो ख्याल है जरा 96,000 ढूंढने नीचे इसके, मेरा तो ख्याल है 96,000 कॉस्ट ही है। 96,000 क्या है और हमसे क्या मांगा जा रहा है? ये सेल वैल्यू है, हमसे मांगा जा रहा है जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कॉस्ट बताई जाए, सॉरी जो यूनिट सेल हुए उनकी कॉस्ट बताई जाए। लेकिन वैसे ये क्लियर है कि जो 96,000 है ये 30,000 यूनिट्स ही की सेल वैल्यू है, लेकिन हमसे ये रिक्वायर्ड है कि हम 30,000 यूनिट्स की सेल वैल्यू नहीं, वो तो गिवन है, हम कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है सर, चलिए अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी सी मेरे से समझे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इस तरह की चीजें आप करवाइएगा। लिखिए तो हेडिंग रिक्वायरमेंट सी। हेडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। अब दोबारा करनी जरा फर्स्ट पैराग्राफ में जाए। आप ये बता सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ देख के गए डिपार्टमेंट बी बनाने की कॉस्ट किस किस डिपार्टमेंट में आई है? क्या डिपार्टमेंट वन में जो कॉस्ट है उसका कोई शेयर प्रोडक्ट बी को एलोकेट होना, और फिर क्या कोई फर्दर प्रोसेसिंग भी डिपार्टमेंट टू में हो रही है? तो एक छोटी सी जरा डायग्राम सॉर्ट ऑफ बना लें जिसका कल मैं बना रहा था, जरा बात को शायद समझना जरा आसान हो जाएगा, बल्कि एक दफा बनवा दें जरा। सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट वन, उसमें क्या इन हो रहा है? जियोन। इस डिपार्टमेंट वन में टोटल कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट की थी, ढूंढ के बताएं कितनी इंकर हुई है? ये 1,20,000 क्या है? ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिर इस डिपार्टमेंट वन से क्या बन रहा है? ए बी और सी। फर्स्ट पैराग्राफ देखें, ए कब सेल हो जाता है? बी लेकिन कहाँ जाती है प्रोडक्ट? डिपार्टमेंट टू में। डाटा देखें जरा, डिपार्टमेंट टू में कितना खर्चा हुआ है? क्या डिपार्टमेंट टू में कोई फर्दर मटेरियल भी ऐड हो रहा है? उसमें सिर्फ लेबर ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही है। ये काइंडली जरा मुझे अलग-अलग बता दें। 45 प्लस 21 विच मींस 66,000 को क्या नाम देंगे हम? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी इन डिपार्टमेंट टू। सी ने कहाँ जाना है? डिपार्टमेंट थ्री में कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है? 65,000 प्लस 49,000 is equal to 1,14,000 is the further processing cost of प्रोडक्ट सी इन द डिपार्टमेंट थ्री। अब मेरी जरा ये डायग्राम देख के बताएं, प्रोडक्ट बी को बनाने का खर्चा कहाँ कहाँ है? डिपार्टमेंट वन से शेयर आना है, और फिर प्लस जो डिपार्टमेंट टू की कॉस्ट है, ये अगर ऐड हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो क्या इस स्टेज पे अब हमें कोई एलोकेशन टेबल बनाना पड़ेगा ताकि हम डिपार्टमेंट ए में से बी की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें? तो यहाँ तक जरा डायग्राम बना लें, फिर जरा वर्किंग करते हैं। जी ऑनर स्टूडेंट्स, ठीक है प्लीज। कोई नहीं यार, ऑनलाइन ही समझे अपने आप को।
जी एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? जी बताएं क्या करूं आप, प्लीज बताएं क्या करें, क्यों एलोकेशन टेबल बनाएं, क्यों जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन की अब जरूरत पड़ी हमें, ताकि हम डिपार्टमेंट वन की टोटल कॉस्ट में से किसका शेयर निकाल सकें। अब एलोकेशन टेबल बनाते हुए जरा क्वेश्चन देख के बताएं, कोई तरीका बताया हुआ एग्जामिनर ने कि एलोकेशन करनी कैसे है, किस मेथड से एलोकेशन करनी है। सेल वैल्यू एट मार्केट वैल्यू सिंपली मींस सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। बना ले हेडिंग। चलें अब एलोकेशन टेबल आपने साथ साथ नहीं बनाना, हेडिंग बस लिख कर रुक जाए। एलोकेशन टेबल जरा मुझे बनवाना है और अब ये फाइनल करना है, बार बार इसने क्वेश्चंस में रिपीट होना। जी सबसे पहले बताएं क्या लिखें। डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री। सबसे पहले हमेशा क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के नाम, जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम। खैर जाए, नेक्स्ट कॉलम में बताएं क्या लिखें। सेल वैल्यू से बेटा बनानी पड़ेंगे, सेल वैल्यू से बनानी पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हमेशा आएगा यूनिट सोल्ड आने चाहिए या प्रोड्यूस्ड आने चाहिए। 1,20,000 ढूंढे जरा दोबारा डायग्राम अभी जो बनाई आपने। इस 1,20,000 के खर्चे से प्रोडक्ट ए बी सी के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे या यूनिट्स सोल्ड हुए होंगे। तो हमेशा नेक्स्ट कॉलम में अपने यूनिट्स प्रोड्यूस लिखने हैं। अब जरा डाटा देखें, ए के यूनिट्स प्रोड्यूस प्लीज लिखवाएं 20,000, 30,000 सेल रुपीज ले लिए, 30,000 जमा किए आपने कैसे, 20,000 और 10,000। प्रोडक्ट बी में जाए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बताएं, आप तो सेल बता रहे हैं, यही प्रोड्यूस्ड भी क्यों होंगे, क्योंकि स्टॉक नहीं बचा ना, ओपनिंग नीचे बताया हुआ कि नहीं और क्लोजिंग भी नहीं है। क्या बी के जितने यूनिट्स बने हैं उतने ही सेल हुए लग रहे हैं। डन है सर। सी में प्लीज जाएं, सी में जाएं, यूनिट्स प्रोड्यूस क्या होंगे, अगर यूनिट्स सोल्ड हैं 45,000 और स्टॉक में बचे हुए हैं 15,000, तो कितने बने होंगे। समझ आ गई मेरी बात। अब अगर एग्जामिनर ने हमें कहा होता कि क्वांटिटी की बेस पे एलोकेशन करें, जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन क्वांटिटी की बेस पे करें, तो हम इन्हीं यूनिट्स का टोटल कर लेते और 1,20,000 को एलोकेट कर लेते। ओके सर, लेकिन हमने किस मेथड से वर्किंग करनी है, तो आप पहले इन यूनिट्स प्रोड्यूस से क्या बनाना पड़ेगा, सेल वैल्यूज, और नेक्स्ट कॉलम में देयरफॉर लिख लेंगे सेल प्राइस पर यूनिट, और फिर सेल प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें, एक वर्किंग आपने की थी, बाकी भी करनी पड़ेंगी।
प्रोडक्ट ए की सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है या कैलकुलेट कर लें कहीं से? गिवन है या वर्किंग कर लें सर? वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, की थी भी थोड़ी देर पहले भी। 30,000 क्या है और 20,000 क्या है? ये जो कर रहे हैं समझ आ रहा है प्लीज? ए बी सी के काइंडली नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से फिगर्स को डिवाइड करके मुझे जरा सेल प्राइस पर यूनिट बनवाएं। जस्ट एक मिनट जी, शुरू करा। वर्किंग बोल दें जरा। 30,000 रुपये डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स 1.5। बी की वर्किंग करवाएं। 96,000 divided by 30,000 is equal to 3.2, and last one 141,750 divided by 45,000। अब डेफिनेटली ये सारी वर्किंग्स लिखना कोई जरूरी नहीं होता। 3.15, लेकिन अभी जरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। जी मुझे पहले कंप्लीट करवाएं आगे। जी क्या क्या आ गया हमारे पास? नेक्स्ट कॉलम में अब क्या कैलकुलेट हो सकता है? लेकिन अब डायग्राम एक मिनट देखें जरा। क्या अगर हम यूनिट्स प्रोड्यूस को सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो सब की सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ आ जाएगी? कंसंट्रेट प्लीज, कंसंट्रेट। अगर मैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करूं तो क्या प्रोडक्ट ए के यूनिट्स प्रोड्यूस की सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ आ जाएगी? प्रोडक्ट ए के यूनिट्स प्रोड्यूस की सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ आ जाएगी, लेकिन बी और सी की जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फाइनल सेल वैल्यू आएगी। क्या बी और सी को फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाता है? तो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, गौर से देखा करें। अगर हम यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करेंगे तो प्रोडक्ट ए तो सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही है, इसकी उसकी तो ये फाइनल सेल वैल्यू ही सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ होगी, लेकिन बाकी दोनों के लिए हमें शायद एक और कॉलम बनाना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग का। तो यहाँ परेशान होइएगा मेरे वर्ड्स देख के, मैं इसे फाइनल सेल वैल्यू कहना चाह रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली यही फाइनल सेल वैल्यू किस प्रोडक्ट के एंगल से सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ भी होगी? प्रोडक्ट ए के एंगल से, लेकिन बी और सी के एंगल से फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके, कुछ याद है वैसे? अगर कुछ प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हो और कुछ प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस हो रही हो, तो जो प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही है उसकी फिगर एज इट इज आ जाएगी, और जब फर्दर प्रोसेस हो रही है उनकी फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करके वर्किंग कर लेंगे। याद आ गया प्लीज? जरा सॉल्व कर दें मुझे। व्हाट इज 45,000 सेल वैल्यू प्रोडक्शन? सही है बर्ड्स में? प्रोडक्शन की सेल वैल्यूज निकाल रहा हूँ जी। दूसरा 96,000, लास्ट वन 189,000। लेकिन अभी नेक्स्ट कॉलम किसका बनाने लगा हूँ? प्लीज यार प्लीज, कंसंट्रेट ही नहीं बटा कर रहे आप यार। देख देख के मुझे लगता है बनाने की कोशिश करी जा रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बताएं। ना होने का मतलब वही फाइनल सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ बी आ जाएगी अभी लास्ट कॉलम में। नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ढूंढे, कहीं वर्किंग कर ली थी आपने? डायग्राम में कहीं नजर आ रही है प्लीज? इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बी है, और डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी है। डन है सर? यहां से अब मैं कहाँ आ जाऊंगा? कैसे 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 कैसे? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ प्रोडक्ट ए की तो फिगर एज इट इज आ जाएगी 45,000, लेकिन बी की बताएं कैसे आएगी? 96,000 माइनस 66,000, ठीक है सर। अप्रोक्सीमेटली आंसर 30,000। और लास्ट वन 75,000 189,000 माइनस 114,000, ठीक है सर। अब ये सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ आ गई हैं, इन्हें आप प्लस कर लेंगे और लास्ट कॉलम में क्या बना लेंगे? एलोकेशन। मुझे जरा एक अमाउंट ढूंढ दें जिसकी अब एलोकेशन आपने करनी है। सबका पता है? प्लीज बनाए जी टेबल।
जी कंप्लीट करना मेरा फिलहाल। तो पहले जरा वर्किंग करवा दी करें, डेफिनेटली कॉलम्स का भी आइडिया हो जाएगा, और अभी एक दो क्वेश्चन जरा सही तरह से अगर अंडरस्टैंडेबल हो जाए तो अच्छा जरा। जी हुसैन साहब जज़ाकल्लाह। मैंने कोशिश की है कि तकरीबन सारी वर्किंग आपके सामने लिख भी दूं, लेकिन डेफिनेटली ये सारी वर्किंग्स एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, तो एक आध वर्किंग लिखने के बाद बाकी वर्किंग्स आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। लोकेशन कंप्लीट करें सर। ये कंप्लीटेड है। ये टोटल बताएं। ये लास्ट कॉलम तो बना लेते हैं ना यार, एलोकेशन का कॉलम तो बना लेते हैं कि नहीं? क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे? सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ का टोटल करेंगे। कितना टोटल आ रहा है? 150,000।
तो 45,000 divided by 150,000 multiplied by 1,20,000 approximately, बताते ना फिगर 36,000, 24,000 and 60,000. Any confusion? 36,000 बताएं क्या है आप? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए है, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली है, तो ए के साथ कम लिखना है. इट इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए. इन अदर वर्ड्स डिपार्टमेंट 1 में जो टोटल 120,000 की कॉस्ट आई है उसमें से 36,000 हमारी इस वर्किंग के मुताबिक ए को बनाने की कॉस्ट है, 24,000 बी को बनाने की और 60,000 सी को बनाने की कॉस्ट है. चलिए अब रिक्वायरमेंट सी जो हो रही थी उसकी हेडिंग देखें और यहाँ तक जो हुआ है उसको देखें. बताएं कर क्या रहे थे और किया क्या है और क्या बात खत्म हो गई है. क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो फाइंड आउट होगी कि कंसंट्रेशन प्लीज. यहाँ कोई बी को बनाने की कॉस्ट फाइंड आउट हुई है? कितनी? 24,000. क्या है डायग्राम जरा देखें. क्या ये 24,000 1,20,000 में से बी को बनाने की कॉस्ट आ गई? लेकिन क्या यही बस बी को बनाने की कॉस्ट है? इसमें अभी क्या ऐड होना चाहिए? तो आ जाए जरा दोबारा फाइनल करना जरा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड. कंसंट्रेशन चाहिए बस इतना फाइंड आउट करना. बताइए कैसे फाइंड आउट करें. कहाँ से फाइंड आउट करूं, कौन कौन से फिगर उठाऊं? 24,000 तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है. इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए. कितना? 66,000. एक मिनट टोटल करें जरा प्लीज. टोटल 90,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड है या सोल्ड है? पहले ये क्या है फिर क्या है? गौर से देखें जरा, गौर से देखें प्लीज. ये 24,000 असल में 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट थी, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट तक. इस 24,000 से प्रोडक्ट बी के 30,000 यूनिट्स बने थे डिपार्टमेंट 1 में और डेफिनेटली वो फर्दर प्रोसेस भी हुए. तो इनिशियली ये 90,000 प्रोडक्ट बी के यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि स्टॉक नहीं बचा इसलिए यही यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट, यही सॉरी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड भी है. फॉर एग्जांपल अगर 30,000 यूनिट्स बने होते और 25,000 सेल हुए होते तो कैलकुलेटर पकड़ा. 90,000 प्लीज पहले एक सेकंड वर्किंग करने से पहले बताएं 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट है या सोल्ड की? ऐसे यूनिट्स बने हैं. कितने यूनिट्स बने हैं? 30,000. अगर फॉर एग्जांपल 25,000 सेल हुए होते तो फिर हम कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकालते? 90,000 डिवाइड बाय 30,000 और मल्टीप्लाई 25,000. लेकिन क्योंकि जितने यूनिट्स बने हैं उतने ही सेल हो गए, देयरफॉर हमें वर्किंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सही पता होना चाहिए यही यूनिट्स, यही कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड भी है बिकॉज देयर इज नो स्टॉक लेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट बी. ठीक है प्लीज एक थोड़ा सेंटेंस लिख लें. ये 90,000 क्या है और क्यों क्या भी है. दिस इज cost of product B units produced. As the stock is, as there is no stock. ये तो पता ना स्टॉक नहीं है किसका?
As there is no stock of product B, as there is no stock of product B, this amount is cost of product B sold as well. ये है क्या और क्या भी क्यों है? क्या ये यूनिट्स को बनाने का खर्चा है, बेचने का खर्चा है? लेकिन यही बेचने का खर्चा भी क्यों है? क्योंकि स्टॉक में नहीं बचे, सारे यूनिट्स बना के सेल हो गए। एक 96,000 ढूंढे जरा प्रोडक्ट बी का, क्वेश्चन में ढूंढना या आपके रजिस्टर में भी वर्किंग है। 96,000 क्या है प्लीज? 96,000 क्या है? वो सेल्स है जिसपे बेचा है। ये 90,000 क्या है? जिसपे बनाया था। तो जो यूनिट्स बेचे हैं उनको बनाने की कॉस्ट ये थी। तो क्या प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा? प्लीज कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा। तो 96,000 यूनिट्स सोल्ड की सेल वैल्यू है, और 90,000 जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट थी, सारे यूनिट्स बिक जाने की वजह से वही यूनिट सोल्ड की कॉस्ट भी है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? सर फिर कैलकुलेटर पे करते हैं, 90,000 लिखें कैलकुलेटर पे। कितने यूनिट्स की कॉस्ट है भैया? प्लीज कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? तो डिवाइड बाय 30,000 कर लेते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाती। और अगर फॉर एग्जांपल 25,000 यूनिट सेल हुए होते तो मल्टीप्लाई बाय 25,000 कर लेते। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? चले आगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कर लिया? जी हेडिंग लिखवाए जी, नंबर 4। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं प्लीज? क्या फाइंड आउट होना होना है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए कह सकता हूँ। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए। जी अब ये वर्किंग शेयर सारी होगी भी, जरा आप मेरी हेल्प करें जरा। कहीं क्या करना चाहिए? जब प्रोडक्ट ए के यूनिट्स स्टॉक में है, वैसे कितने यूनिट स्टॉक में? तो इन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। आपका क्या ज़हन कहता है इन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट कहाँ से निकालें? एलोकेशन टेबल देखें जरा, शायद वर्किंग हो गई है। एलोकेशन टेबल में प्रोडक्ट ए वाला, प्रोडक्ट ए वाली रो देखें जरा। आखिरी अमाउंट बताएं कितनी नजर आ रही है? 36,000 क्या है? कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? पक्की बात है? डायग्राम देखें। क्या ये 36,000 जो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है, यही प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है? वो क्यों? क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। ऐसे ही है? ये मूवी इसकी चार्जिंग जरा देखते हैं, दोबारा देखें। 36,000, 36,000 तो यार शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है सिर्फ, लेकिन प्रोडक्ट ए किस वक्त सेल हो रही है? सेपरेट पॉइंट पे सेल हो रही है। देयरफॉर यही 36,000 टोटल 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। और अभी शायद बात हो गई है, क्या यहाँ से हम पर यूनिट निकाल के 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। 36,000 इज द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, और हमारे स्टॉक में कितने यूनिट्स बच गए हैं? तो कैसे वर्किंग कर लें प्लीज, कैसे कर लें?
बोल दे जरा फिगर्स काइंडली। 36,000 डिवाइड बाय 30,000 कंफर्टेबल है, और मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू व्हाट इज 12,000? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट ए लिखें। अब लास्ट रिक्वायरमेंट काइंडली जरा इंडिविजुअली करें। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट सी फाइंड आउट करनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें। जी सोच ली। 60,000 डिवाइड बाय 60,000, 60,000 कॉस्ट है और 60,000 यूनिट्स है। सही कह रहा हूँ या गलत हो गया है? 60,000 सिर्फ क्या है? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट सी तो फर्दर प्रोसेस भी हो रही है, तो प्लस क्या होगा? तो 60,000 प्लस 114,000 से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी आ जाएगी, कितने यूनिट्स की? डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स, और पर यूनिट जब कॉस्ट आ जाएगी तो मल्टीप्लाइड बाय 15,000 सबको मिल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। एनी कंफ्यूजन प्लीज? आंसर 43,500। वर्किंग में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है? प्रोडक्ट ए जो है फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर ही सेल हो रही है, तो देयर फॉर जॉइंट कॉस्ट ही इसकी टोटल कॉस्ट है, लेकिन सी को बनाने में फर्दर प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है। एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया सारा? चलिए नेक्स्ट पेज जरा निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 पहले ढूंढे, फिर जब पीछे जो लिखी हुई थी वर्किंग वही डिस्कस हो जाएगी। जी ऑनलाइन कोई लिख तो नहीं रहा थी प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कर लिया कंप्लीट? ये है क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ बाइनरी लिमिटेड। चलिए सर, एक कंपैरेटिवली जरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, और उसकी वजह ये है कि जरा एक अच्छा सा सवाल हो जाए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपकी जरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बेहतर हो सके। कि बाइनरी लिमिटेड, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं फिर एंड तक जाते हैं, देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट लाइन से पढ़ें। बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 joint products by the name of A, B and C in one common process.
जी जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम उसने लिखे हैं ए बी एंड सी। फॉलोइंग दिस प्रोसेस, पढ़ते हुए जरा काइंडली थोड़ा सा एक सीक्वेंस डायग्राम फॉर्म में अपने जहन में बनाइएगा। फॉलोइंग दिस प्रोसेस प्रोडक्ट ए एंड बी आर सोल्ड इमीडिएटली while product C is subjected to further processing. Following information is available for the period ended 30th June 2007. जी पॉइंट 1, 3 प्रोडक्ट्स लिखी हुई ABC, ओपनिंग स्टॉक इन केजीज, तीनों का नहीं है, होता नहीं या है नहीं, हो सकता है लेकिन नील नील लिखा हुआ। प्रोडक्शन इन केजीज, ABC के केजीज की प्रोडक्शन, केजीज में प्रोडक्शन दी हुई है। सेल्स इन केजी, ए की भी सेल दी हुई है, बी की भी है, लेकिन सी की सेल नहीं दी हुई। क्या वजह है वो भी आगे पता चल जाएगा। लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन जरा दोबारा देखें। ए के यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए? 3,35,000। और सेल कितने हुए? तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था, लेकिन कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। सिमिलरली बी के कितने केजीज प्रोड्यूस हुए और कितने सेल हुए? तो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ लग रहा है। अब सी की प्रोडक्शन तो बताइए, लेकिन अभी सेल की बहस नहीं हुई। और फाइनली लास्ट लाइन में ए केजी की सेल प्राइस बता दी है। पॉइंट नंबर 2, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर 17,915,800। फर्स्ट पैराग्राफ देखें, बताएं ये ए की कॉस्ट है, बी की या सी की? ए की है, बी की है या सी की है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग बताएं, इसके अंदर क्या क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होगा? बनाने की कॉस्ट कौन सी होती है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर वर्ड बोलूं या उसकी जगह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलूं तो क्या एक ही बात है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। नहीं। पॉइंट 3, 1,28,000 kg ऑफ सी। अब जरा सी पे फोकस रखिएगा। पॉइंट 1 में जाए, सी के कितने केजीज प्रोड्यूस हुए थे? सर कितने प्रोड्यूस हुए थे सर? पॉइंट नंबर 3 में कहता है 1,28,000 kg ऑफ सी वर फर्दर प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। बना तो 134,000 लिए थे, लेकिन उसमें से लगता है 6,000 kg अभी एज इट इज है और 1,28,000 kg का फर्दर प्रोसेस किया गया है। 6,000 समझ आया कैसे निकाला मैंने? कैसे? एंड कन्वर्टेड इनटू 96,000 kg ऑफ जी। 1,28,000 kg को सी के फर्दर प्रोसेस करके जी में कन्वर्ट किया गया है और जी के कितने केजी बने हैं? 96,000। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, सेकंड लाइन पढ़े। ए और बी को तो एज इट इज बेचा जा रहा था, लेकिन सी को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था। तो पॉइंट नंबर 3 में पता चला कि फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कौन सी प्रोडक्ट बन जाती है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग फिर दी हुई है आपको। किसको किस में कन्वर्ट करने का खर्चा है? प्लीज, किसको किस में कन्वर्ट करने का खर्चा है? तो लेबर कॉस्ट भी आई है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज अनदर नेम ऑफ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज अनदर नेम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सी इंटू जी हो जाएगी। नंबर 4, कंसंट्रेशन नहीं है प्लीज आपकी, हालांकि फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। 94,000 kg ऑफ जी, पॉइंट नंबर 3 में ढूंढने, बने कितने थे? 94,000 kg of Z was sold during the period with the total revenue of 30,03,300। कितने में से कितने सेल हुए? कितने के सेल हुए?
टोटल अमाउंट बता दी है, टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल बता दी है। अगर जरूरत पड़े तो क्या जी की पर केजी सेल प्राइस निकाली जा सकती है? किसको किससे डिवाइड करके? सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ केजीज सोल्ड करके आ सकती है अगर जरूरत पड़ेगी तो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ Z was 8000 kg, पॉइंट 1 में जरा जाएं। ए बी सी के ओपनिंग स्टॉक्स तो नहीं थे, लेकिन जब प्रोडक्ट Z है, क्या उसका कुछ स्टॉक पिछले पीरियड से भी आ रहा है? उसकी वैल्यू बता रहा है 172,800। क्या है 172,800? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। FIFO is used for pricing transfer of Z to the cost of sale। मेरी तरफ देख के बताएं, स्टॉक को मेजर करने के कितने मेथड्स होते हैं? कौन कौन से? याद कुछ आ गया सर? फिर अप्लाई करते हैं, अभी पॉइंट नंबर 5 पे आ रहे हैं। 8,000 kg of byproduct V was also produced during further processing and sold at the rate of 10 per kg। क्या है जी 8,000? और बाय प्रोडक्ट का 1 kg कितने पे बेचा जा रहा है? बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट याद है क्या? कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, और अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो या अदर इनकम और या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से नेट ऑफ हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें, शायद रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट बता रहा है। सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जी। अंडरलाइन करने जरा जाएंगे। किसको किससे एडजस्ट करना है? प्लीज किसको किससे एडजस्ट करना है? बाय प्रोडक्ट की सेल प्रोसीड्स को जी की प्रोडक्शन कॉस्ट से एडजस्ट करना है। पॉइंट दोबारा पढ़े फर्स्ट सेंटेंस पॉइंट नंबर 5 का। ये फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई बाय प्रोडक्ट बन रही है या जॉइंट प्रोसेस में से बनी है? पढ़ के पता चलेगा ना। क्या सी को जी में कन्वर्ट करते हुए ये काम हुआ? सही है। और ब्रैकेट में जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैंने लिखा हुआ कि ये आपको किस चीज का ट्रीटमेंट बताया हुआ? बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताया हुआ। क्या कोई बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का और भी ट्रीटमेंट है क्या? लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप लिखा हुआ है, तो आप मुझे नेट ऑफ करवाएंगे, ठीक है? जैसे आप हुक्म करेंगे सर, जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे करेंगे। अभी सॉल्व करते हैं ना। अभी जरा आप सिर्फ डाटा पढ़ें, जैसे जब फिगर्स आ जाएंगी फिर आप इंशाल्लाह जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। जी सर, नंबर 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अपोर्शनड अमंग ए बी सी ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। वेट ऑफ आउटपुट का मतलब क्वांटिटी की बेस पे या सेल वैल्यूज की बेस पे? बस ऊपर ध्यान जरा, वेट की वेट ऑफ आउटपुट मींस क्या है? बस आउटपुट इनपुट। अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो तो उसमें इनपुट क्या करेंगे? रॉ मटेरियल इन होगा और आउटपुट फिनिश गुड्स आउटपुट होंगी। तो प्रोडक्शन के लिए वर्ड आई, वेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। आउटपुट मींस जो बनाया है या जो यूज किया है, जो बनाया है। और इनपुट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या चीज इन होती है और क्या आउट होगी। रॉ मटेरियल इन होगा, रॉ मटेरियल इनपुट की जाती है, प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन होगी। तो वेट ऑफ आउटपुट, ऊपर डाटा जरा केजीज में दिया हुआ है, तो वेट ऑफ आउटपुट मींस फिजिकल क्वांटिटी मेथड या सेल वैल्यू मेथड। केजीज को बेस बनाना है या रुपीस को बेस बनाना है? ठीक है प्लीज। जी सर, 7, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट एक 25 लाख रुपया दी हुई है, वर इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। These are to be allocated on all the main products on the basis of सेल वैल्यू। 25 लाख क्या दिया हुआ जी? सेलिंग एंड एडमिन, और उसको भी वो कहता है एलोकेट करना आपने
तीनों मेन प्रोडक्ट्स पे उनकी सेल वैल्यूज की बेस पे। ये लास्ट सेंटेंस समझने के लिए जरा एक सेकंड रिक्वायरमेंट देखा जरा। हमने करना क्या है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द पीरियड, आइडेंटिफाइंग सेपरेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 मेन प्रोडक्ट्स। जी क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग बताना है। तो सॉर्ट ऑफ कॉलम बन जाएंगे और कॉलम में हर प्रॉफिट प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब जरा पॉइंट नंबर 7 पढ़ें। 25 लाख क्या दिया हुआ, लेकिन क्योंकि आपने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है तो इस 25 लाख को भी फिर आपको ब्रेक करना पड़ना है, एलोकेट करना पड़ना है 3 प्रोडक्ट्स में। अब आप इससे पहले कि हम वर्किंग स्टार्ट करें, अभी डिटेल में बात करते हैं। आप बताएंगे इस क्वेश्चन में 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं कौन सी? दोबारा देखो, ए बी सी है या ए बी जी है? प्रॉफिटेबिलिटी किन प्रोडक्ट्स की आएगी? ए बी सी। क्या सी को बेच रहे हैं या सी बना के फिर उसे जी में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं? सी बेच के प्रॉफिट होगा या सी को जी में कन्वर्ट करके प्रॉफिट होगा? चले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, रजिस्टर खोलें, जैसे फिर कहते हैं शुरू करते हैं। एक एक जो बात हो रही होगी वो प्लीज इसीलिए हो रही है कि आप सही तरह अंडरस्टैंड कर पाए। इन्वॉल्व रहेंगे तो बहस आगे चलेगी, वरना ऐसे बोर्ड से देख के लिखना बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। बिजनेस नेम अगर अवेलेबल हो तो जरूर लिखना चाहिए। शुरू करें। ये बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ईयर एंड जरा ऊपर दिया हुआ था, नीचे शायद दोबारा नहीं लिखा हुआ, ढूंढने जरा कोई ईयर एंड है फॉर द ईयर एंडेड, फर्स्ट पैराग्राफ में है शायद, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2007। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोडक्ट वाइज बनानी है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट वाइज डिटरमिन करनी है। एक दफा दोबारा सोच लें, सही तरह देख लें। हेल्प मी, किस किस प्रोडक्ट का कॉलम बनाओ? प्रोडक्ट ए की को प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होगी, बी की, सी की, सी की या जी की? अगर थोड़ा सा जरा सोच लें तो क्या पहले सी वैसे बनाना है जी के लिए? पहले क्या बनेगा, सी, फिर सी ने फर्दर प्रोसेस होके जी में कन्वर्ट होके बिकना। तो सेल जो है वो जी की है या सी की है? तो प्रॉफिट जो है वो जी का निकलेगा, लेकिन डेफिनेटली क्या जी को बनाने के लिए पहले सी भी बनाना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन साइलेंट है मेरा। क्या ए को बनाने के लिए पहले बी बनाना पड़ेगा? ये तो बात ठीक नहीं है। तो क्या वो ठीक थी जो मैंने पहले की है? ठीक ही होगी। क्या जी बेचने के लिए सी बनाना पड़ेगा सर? जी बनाने का टोटल खर्चा कैसे पता चलेगा? सी का खर्चा जमा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ जी ऑफ कन्वर्टिंग सी इनटू जी। बनाए कॉलम। मेरा तो ख्याल है प्रोडक्ट्स का नाम ए बी सी है यार। सी भी है, लेकिन सी एज इट इज नहीं बेचा जा रहा, सी को जी में कन्वर्ट करके बेचा जा रहा। इट मींस जी बेच के फिर फाइनली प्रॉफिट का पता चलेगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कॉलम्स? कुछ पूरा क्वेश्चन आपने काइंडली सामने रखना है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेम बनाए। करें शुरू करके? जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, सबसे पहले क्या ढूंढना है सर? जी सबसे पहले क्या ढूंढे सर? नॉन करंट एसेट्स। सेल ही आनी है सर, शुक्र है।
ये सेल ऑफ ए कैसे ढूंढना, क्वेश्चन में से देख के ए की सेल कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, रुपीस ढूंढने हैं या क्वांटिटी ढूंढनी है? सेल रुपीस कैसे आएंगे ए के, हुक्म 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 हुक्म, नंबर ऑफ केजी सोल्ड बताएं 285,000 और सेल प्राइस पर केजी बताएं 30.85, कैलकुलेटर उठाएं 8792,250 के बारे में क्या ख्याल है, क्या है ये? ए की सेल करवा दें एक लाइन पूरी तरह, बी की वर्किंग कैसे करूं, 212,000 मल्टीप्लाइड बाय 40.38 चलेगा सर, 8560,560, जी की सेल कहीं गिवन है, ढूंढना है, उसकी फिगर स्टेट में अवेलेबल है, ढूंढने कहीं पॉइंट नंबर 3, 4 वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट है जी प्लीज। टोटल रेवेन्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3003 मिल गया सर। तो ये फिगर एज इट इज गिवन है और ए और बी की फिगर हमने खुद फाइंड आउट कर ली है, लिख लें सर। एनी कंफ्यूजन? जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, सेल्स के बाद शुरू, जी सेल के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग लिखते हुए जरा सोचें, ट्रेडिंग बिजनेस महसूस हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस महसूस हो रहा है, लिखे हेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल। ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग है, चीजों को बना के बेचा जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्लीज वर्ड्स कम है, ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स के नाम क्या क्या हैं, ए बी और जी है फाइनली, तो ए का ओपनिंग स्टॉक बताएं, ए का ओपनिंग स्टॉक बताएं, क्या ए और बी एज इट इज फिनिश गुड्स ही, इन्होंने नहीं फर्दर प्रोसेस होना, तो ए का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बी का भी नहीं है और जी का भी और सी का भी नहीं है यार, तो सी का नहीं है वो ठीक है, लेकिन फिनिश गुड्स का नाम तो सी नहीं जी है, तो ढूंढे गई पॉइंट नंबर 4 में ना करें यार, क्वांटिटी थोड़ी लिखवानी है, क्वांटिटी लिखवानी है, रुपीस लिखवाने हैं, ठीक है क्वांटिटी की भी शायद जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन व्हाट इज द अमाउंट 172,800, प्लीज सब ओके है सर। सी और जी के अगर एंगल से देखें तो सोचो जरा एक सेकेंड, सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल यार, सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी, क्या बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ रहा है, तो सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी, और फिनिश गुड्स के एंगल से जी का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है, लिख लें। एनी कंफ्यूजन? जी सर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्लीज ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स के बाद सही वर्ड्स मिलाएं, कल आपने रिवाइज भी किए हैं, कॉस्ट ऑफ
गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखें। अब किस 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 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए? ए, बी और जी। दोनों जी ए की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ए बनाने की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ है? कौन से टोटल पे नजर पड़ रही है? 0.2 में किस अमाउंट पे नजर पड़ रही है? तो ये ए बनाने का ही खर्चा है ना? क्या ये ए बनाने का खर्चा है या ए बी सी बनाने का खर्चा है? तो क्या इसकी एलोकेशन करनी पड़नी है? तो आए वर्किंग में ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कब एलोकेशन टेबल बनाना है या बनाना है या नहीं बनाना। क्या इस वक्त अब एलोकेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी? पेज रख लें अब जरा, पूरी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वर्किंग में। बल्कि वर्किंग में सबसे पहले इस तरह करें, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसको जरा एक डायग्राम फॉर्म में थोड़ा सा मुझे जरा एक्सप्लेन करवा दें जरा। एक जरा फ्लो सामने आ जाए जरा, पहले क्या बन रहा है फिर क्या बन रहा है। कुछ रेलिवेंट फिगर्स अगर सामने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करवाने में जरा आसानी हो जाएगी आपको। जी अब लिखने की बजाय पहले करवा दीजिएगा जरा, एक फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम ही बना रहा हूँ। रेडी है? जरा पूरा क्वेश्चन जरा देखना है। सबसे पहले कॉमन प्रोसेस में से फर्स्ट पैराग्राफ क्या क्या बन रहा है? ए, बी एंड सी। शुरू में सी बन रहा है। ये इस कॉमन प्रोसेस का खर्चा कितना है? पॉइंट नंबर 2, 17915,800। ओके, ए बी तो एज ए सेपरेटर पॉइंट पे सेल है, सी की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। थोड़ी सी क्वांटिटीज लिखवाएं। इस खर्चे से ए, बी और सी के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं या सेल हुए हैं? ये बातें सही तरह फाइनल करने सोच कर। मसलन इस कॉस्ट से ए के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 335,000 kgs। बी के 295,000 एंड 134,000 kgs प्रोड्यूस हुए हैं। डेफिनेटली सेल डिफरेंट हुए हैं, देयरफॉर स्टॉक बचा हुआ है, वो पर जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। अब ए और बी तो सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल है, सी पे जरा गेम और आगे बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 3 में जरा जाए। 3 है 1,28,000 वाला, जरा देखें कर लीजिए अपने पास। इसका मतलब फिर ये बना कि 134,000 kg सी के बने थे, 6,000 kg सी के एज इट स्टॉक में है और 1,28,000 kg देयरफॉर प्रोड्यूस देयरफॉर फर्दर प्रोसेस हो। ये 6,000 समझ आता? बने कितने? फर्दर प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए? इसका मतलब 6,000 kg सी के ऐसे होंगे जो बन तो गए लेकिन सी के स्टॉक में होंगे। यहाँ तक ओके? अब पॉइंट नंबर 3 पूरा करें। जब 1,28,000 kg फर्दर प्रोसेस हुए तो इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में जी के कितने केजी बने? जी के 96,000 केजी बने। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाए, इसी फर्दर प्रोसेसिंग में जी के साथ साथ पॉइंट नंबर 5 आई थिंक एक बाय प्रोडक्ट भी बनी है बाय द नेम ऑफ वी। 0.5 ही है। क्या वो फर्दर प्रोसेसिंग में बनी है या जॉइंट प्रोसेस में बनी है? और उसकी कितनी क्वांटिटी बनी है? 8,000 केजी। ब्रेकअप ठीक है मेरा? क्या इस फर्दर प्रोसेसिंग पे कोई कॉस्ट भी आई है? क्या इस फर्दर प्रोसेसिंग पे कोई कॉस्ट भी आई है? पॉइंट नंबर 3 ही है शायद। क्या क्या खर्चा हुआ इस फर्दर प्रोसेसिंग में? फर्दर प्रोसेसिंग पे कोई कॉस्ट इंकर हुई है सर? कौन कौन सी? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी इंकर हुई है? 5,58,000।
एंड 558,500 और साथ प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2,44,700। 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ा। 8 लाख 8,32,000 क्या है? 8 लाख। कोई तो फिगर सॉल्व कर दे यार, कोई एक ही कर दे, कोई कोई एक तो कर दे यार। 803,200 क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ऑफ कन्वर्टिंग सी इंटू जी। ठीक है यहां तक? अब जो आपने भी क्वेश्चन किया था वो जरा एड्रेस करें, 0.5 में दोबारा जाएं। बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होती है, बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होती है, लेकिन इसी को रिकवरी वैल्यू दी हुई है। कितनी रिकवरी वैल्यू है? तो 8,000 केजीज है, 1 केजी की रिकवरी वैल्यू 10 रुपए है, तो व्हाट शुड बी द रिकवरी वैल्यू? 80,000। अब वो जो 80,000 रिकवरी वैल्यू इसकी, वो इस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से लेस होनी चाहिए, या वो रिकवरी वैल्यू इस जॉइंट कॉस्ट में से लेस होनी चाहिए? अगर ये बाय प्रोडक्ट यहाँ बनती, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट प्रोसेस में बनती, फिर ऑब्वियसली ये जॉइंट कॉस्ट में से लेस होनी चाहिए थी, लेकिन कि ये कब बनी है प्लीज? किसको किस में कन्वर्ट करते हुए बनी है? तो देयरफॉर इसे फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सी इनटू जी से लेस होना चाहिए। तो लेस, लेट मी कंप्लीट जरा, लेस फर्दर sorry less recovery value, and what is the recovery value total? 8,000 multiplied by 10 is equal to 80,000। जरा सोच के कोई इस 80,000 की एंट्री बताएंगे, पता है आपको? कैश डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट, लेकिन फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जी नेट ऑफ, एक मिनट करें, 723,200, इसका मतलब नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 723,200, जिसको फिर हम यूज करेंगे जब आप मुझे फाइनली वर्किंग करवाएंगे। लिख लें आप, तो पहले पूरा देख लिया करें ताकि फिर बाद में लिखते हुए भी जरा आसानी हो जाए, प्रॉपर एक्सप्लेन करना। ये मुबीन जरा फुरकान को देख लो। क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं, फिगर ज्यादा हो जाती हैं, तो हर फिगर को सही तरह से समझ के क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ता है। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
जी ऐसा नोट कर लीजिए प्लीज। जी अब जरा पिछला पेज देखें, करने क्या लगे थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने लगे थे। अब जरा डायग्राम देख के बताएं क्या करें। ए बी सी, ए बी जी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है। कहाँ है ए बी जी का खर्चा? ए बी जी है ना। ए और बी का सारा बनाने का खर्चा कहाँ है? जॉइंट कॉस्ट में। लेकिन जी को बनाने का खर्चा कहाँ कहाँ है? पहले जॉइंट कॉस्ट भी है, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आएगी जो सी की है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगी। तो क्या यहाँ पर एलोकेशन टेबल बनाना पड़ेगा? बनाए। क्वेश्चन में से ढूंढ के बताएं किस मेथड से एलोकेशन टेबल बनाना है। क्वांटिटी बेसिस। अब क्वांटिटी केजीज में दी हुई है। ये पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में बताया हुआ था ना। प्रोपोर्शन। जी अब एलोकेशन टेबल एक दफा बनवा दें, फिर नेक्स्ट टाइम आप जरा फर्दर हेल्प कीजिएगा। बताएं कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले नो नो, सबसे पहले प्रोडक्ट्स के नाम आएंगे, तो प्रोडक्ट्स के नाम लिखवाएं। ए बी जी लिखो यहाँ फिलहाल, या सी? फिलहाल सी है ये, इनिशियली तो सी बनी है। हाँ डेफिनेटली जो सी को बनाने का खर्चा है और फिर जी की टोटल कॉस्ट में जाना है। इनिशियली प्रोडक्ट का नाम सी ही है। ओके है। नेक्स्ट कॉलम में क्या आता है? यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड। क्या प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर होने से यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं या सेल हुए हैं? प्रोड्यूस हुए हैं। बताएंगे कितने कितने प्रोड्यूस हुए, लिखे मैं आपने कहीं? 335,000, आगे 295,000 और 134,000। जी अब क्वांटिटी की बेस पे करना है, शायद आसान होगी वर्किंग। क्या यहीं से टोटल हो सकता है और यहीं से टोटल करके एलोकेशन कर दें। एलोकेशन जिस अमाउंट की करनी है उधर मुझे टोटल अमाउंट बता दें। सबका पता है सर, व्हाट इज द जॉइंट कॉस्ट? 17,915,800। करें जी एलोकेशन टेबल कंप्लीट। आसान है, क्वांटिटी की बेस पे। ये करवा ली।
जी क्वांटिटी का टोटल हो जाएगा 764,000, 3,35,000 डिवाइडेड बाय 764,000 मल्टीप्लाई। जी लास्ट लाइन में से फिगर बता दो। 7,855,750। नेक्स्ट वन 6917750। लास्ट वन 3142300। क्या है ये? नहीं वो तो ठीक है, चलो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। अब ये क्या है? एक है शेयर ऑफ कॉस्ट, बी एंड सी शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। डायग्राम से रिलेट करें इन फिगर्स को। क्या 7,855,750 ए को बनाने का टोटल खर्चा है? 6,917,750 के बी को बनाने का टोटल खर्चा है। लेकिन क्या 3,142,300 जी को बनाने का टोटल खर्चा है? सी को बनाने का तो टोटल खर्चा है, लेकिन अगर जी को बनाना है तो फर्दर प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है। पिछले पेज पे जाएं, दो फिगर्स आ गई हुई है शायद ए और बी की। जी के लिए भी शायद फर्दर वर्किंग करनी पड़नी है, तो जो फिगर्स आ गई हैं उनको तो प्लेस करें। जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ए में क्या लिखूं? कंफर्टेबल है लिखते हुए? 7,855,750 6,917,750 और सी की भी लिख दूं जी में। अभी क्या मसला है, सी से अभी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड होके फिर जी की कॉस्ट बनेगी। ठीक है, इस तरह करें, जरा बोर्ड पे देखें। थोड़ा सा वर्किंग रेफरेंस को लिखना है। ये अब वर्किंग क्या होगी? ये वर्किंग 1 कह दें इसे एलोकेशन टेबल पे, या वर्किंग 2 कह दें? डायग्राम को वर्किंग 1 कह दें, वर्किंग 2 कह दें, और मेरे साथ इनके बल्कि रेफरेंस भी लिखना है। ये जो अभी हमने वर्किंग की है ये वर्किंग 2 है, और जी के लिए अभी फर्दर वर्किंग करनी पड़नी है, तो जी को कॉलम में जरा एक वर्किंग 3 का रेफरेंस लिखें। सबको पता है जी में अभी क्या इशू रहता है? जी की कॉस्ट तो आ गई, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन उसका भी सही तरह समझने के लिए जरा दोबारा वर्किंग्स में है, और वर्किंग नंबर 3 की हेडिंग जरा लिखें। क्या फाइंड आउट होने लगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सी या जी? सी की आ गई है टेबल में, लेकिन जी की वर्किंग होनी है। ठीक है प्लीज, इससे पहले कि हम ये वर्किंग स्टार्ट करें, आप लोग जो हो गया वैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लें और डायग्राम के साथ जरा लिंक कर लें जरा। अब हमने सी से जी की कॉस्ट निकालनी है। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ गया हुआ है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बीच में इन्वॉल्व है। ओके, करें स्टार्ट। चलिए मैं जरा यहाँ चाहूंगा कि हम जरा थोड़ा सा डेप्थ में जाके जरा कुछ चीजें रिवाइज भी कर लें। तो आपने जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को जरा पूरा ज़हन में रख के मुझे वर्किंग करवानी है। रेडी? सबसे पहले एक हेडिंग लिखा करते थे हम, रॉ मटेरियल। अगर मैं आपसे कहूं कि जी के एंगल से सी एक रॉ मटेरियल है, इसके एंगल से क्या क्या है? तो एनी कंफ्यूजन? हाँ, लेकिन डेफिनेटली ये रॉ मटेरियल सी जी के एंगल से हम खरीद नहीं रहे, हम बना रहे हैं। पहले हम सी बना रहे हैं और उसी से फिर हम जी बना रहे हैं। तो सी सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी। मीन्स से जरा बात डेप्थ में लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि सारी फिगर जरा याद आ जाए। क्या सी का कोई ओपनिंग स्टॉक था? ढूंढे जरा डाटा, लिखना छोड़ दे एक मिनट। सी का कोई ओपनिंग स्टॉक था, लेकिन क्या सी को फिर बनाने पे कोई खर्चा हुआ है? तो सी की परचेज नहीं है,
सी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जरा मुझे कहीं ढूंढ के बताएं, क्या वर्ड बोल रहा हूँ, सी की क्या क्या ख्याल है, सी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? 314 to 300, ठीक है। और जरा थोड़ा सा आपको क्वांटिटी का भी आइडिया देना चाह रहा हूँ, इस खर्चे से कितनी क्वांटिटी बनी? 134,000। क्या सारी क्वांटिटी फिर जी को बनाने में इस्तेमाल हुई? दोबारा डायग्राम देखें, क्या सी का कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा? प्लीज बचा सर, कितनी क्वांटिटी? इन 6000 केजीज की भी कोई कॉस्ट है 3142 300 में? सारा कंज्यूम नहीं हुआ, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई? 128। इसका मतलब 6000 केजी सी का क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है। तो इसकी जरा अमाउंट फाइंड आउट करवा सकते हैं मुझे, कैसे प्लीज, कैसे? 3142 300 डिवाइड बाय 134 मल्टीप्लाइड बाय, ये डिवाइड बाय 134 करके क्या आएगा? 1 केजी की कॉस्ट आ जाएगी और 6000 करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी की कॉस्ट आ जाएगी। बताएंगे फिगर? 140,700 को अगर लेस कर दें हम 3142 300 में से, 300,1600, फाइनली बताएंगे क्या है? ये वो रॉ मटेरियल ऑफ सी है जो जी को बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा, और ये कितने केजीज का खर्चा है? 128। डेफिनेटली हम शॉर्टकट वर्किंग कर सकते थे, लेकिन मेरी ये पूरी बात मैंने जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझ आ गई सबको? यहाँ तक जरा आ जाए, फिर डेफिनेटली अभी आगे फर्दर क्या हुआ वो भी कंसिडर करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद भी हों और सही अप्लाई भी हों। जी ऑनली स्टूडेंट्स, फिगर समझ आ गई? ये कंप्लीट है यहाँ तक? चलें इंशाल्लाह ये डिस्कशन कल, सॉरी मंडे को दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन जरा और हो जाए, फिर होमवर्क इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जो होता जा रहा है जरा साथ साथ बस अगर रोज रिवाइज करके आए तो अच्छा है जरा, ठीक है प्लीज, कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं कर जा रहे? चलें इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये कुछ बुक्स वगैरह आई कोई? आपको कह रहे थे कल आज नहीं। चले अभी ये कुछ दिन पेजेस संभाल के रखिएगा, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। उनमें ये पेजेस हैं तो सही, लेकिन वक्ती तौर पर जरा संभाल लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।